हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम पॉलिटेक्निक में पूछे गए सवाल को लेकर के आए हैं। जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक हाई स्कूल पास पर ही रहा है, तो जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ये देख सकेंगे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, जो अपने उद्देश्य को पॉलिटेक्निक जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए सुरक्षित रखें, तो वो भी देख सकते हैं कि पिछली बार अभी जो पॉलिटेक्निक एग्जाम की परीक्षा हुई है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को करने में जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः 2.5D और 1.5D है, एक के साथ दूसरे को संयोजित किया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। एक बार फिर क्वेश्चन को सुन लें कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5D और 1.5D है को एक साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो लेंस हैं। पहले की क्षमता P1 = 2.5D है और दूसरे की क्षमता P2 = 1.5D। अब इन दोनों को एक साथ रखा गया है, तो संयुक्त जो नया लेंस बनेगा उसकी क्षमता निकाल करके हम उसकी फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में आप एक फार्मूला जानते हैं, P = P1 + P2, यानी दोनों लेंसों को एक साथ संयोजित कर दिया गया है। जो कंबाइंड नया लेंस बनेगा उसकी क्षमता P दोनों लेंसों की क्षमता के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे P = P1 2.5 + P2 1.5, दोनों को जोड़ दिया और ये हो गया D। क्या हो जाएगा? 4D। D का मतलब यहाँ डायोप्टर से है, लेंस के पावर का मात्रक डायोप्टर होता है, तो ये हमारा P हो गया। और आप जानते हैं कि P = 1/f होता है, कब? जब यह मीटर में होता है। तो आपके पास P मिल गया है और आपको F निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 4 = 1/f मीटर में, या कह लें कि F मीटर में क्या हो जाएगा? 1/4, या कह लें 0.25 मीटर में फोकस दूरी हो गया 0.25, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? F बराबर लिखेंगे 0.25 मीटर, या इसी को लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में 100 से गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर हो जाता है। तो 0.25 में 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसको क्या बदल लेंगे? सेंटीमीटर बदल लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें दो लेंस हैं, उनके पावर दिए गए हैं और एक दूसरे को सटा करके संयोजित करके एक नया लेंस बनाया गया। उस लेंस की फोकस दूरी को निकालना है, तो दोनों लेंसों के पावर को ऐड करके नए लेंस का पावर निकाल लेंगे और नए लेंस के पावर में 1/f लिख करके आप उसकी नए लेंस की फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो है, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि यदि सरल लोलक के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है T = 2π × √L/g। ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर आवर्तकाल के फार्मूले में कहीं भी m नहीं है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि आवर्तकाल T लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, चाहे जय गुना कर दिया जाए, उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर बन के आएगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल समान बना रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि 150 केजी का एक स्कूटर 108 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। तो आपका सवाल है कि 150 किलोग्राम की एक स्कूटर है, वो 108 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिशील है, तो उसको रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो आपका m इक्वल टू क्या है 150 केजी और v इक्वल टू या कह ले u इक्वल टू प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 108 km प्रति घंटा। और आप जानते हैं कि ये केजी यदि एमकेएस पद्धति में है तो इसको भी एमकेएस पद्धति में बना लेते हैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 108 गुणे 1000 कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा, और बटे 3600 कर देंगे तो ये सेकंड में जाएगा। तो घंटे की जगह हमने सेकंड कर लिया और किलोमीटर की जगह मीटर कर लिया। तो यहाँ से हमारा बन के आता है 36 तिहाई 108 3 धाम में 30 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका वेग हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसे 10 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। तो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं कि वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। यानी क्या, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। और संवेग परिवर्तन की दर प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग बटा समय। तो संवेग परिवर्तन का मतलब प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग बटा समय। ये प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग का मतलब ये होता है कि प्रारंभ में संवेग ज्यादा है और अंत में संवेग कम है, तो ज्यादा वाले संवेग में से कम वाले संवेग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो संवेग बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान m इंटू वेग u 30 माइनस अंतिम संवेग m इंटू 0, क्योंकि अंत में स्कूटर क्या हो रही है, रुक जा रही है, बटे समय क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो m का मान आपके पास दिया हुआ 150 गुणे 30 माइनस 150 गुणे 0 बटा 10। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 150 गुणे 30 बटे 10, और यहाँ से ये 3 हो गया और यहाँ से हो गया 450। ये बल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन में लिख देंगे। तो 450 न्यूटन आपका बन के आया। तो इस सवाल में आपको केवल यही जानना था कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, और संवेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग या अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। जो संवेग ज्यादा होगा उसमें से कम संवेग को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, समय कर देंगे। तो आपके पास प्रारंभिक वेग है 108 या 30 मीटर पर सेकेंड, तो m इंटू 30 माइनस m इंटू 0, अंतिम का वेग 0 हो गया है। तो यहाँ से आप इस तरह से निकाल करके संवेग परिवर्तन निकालेंगे और संवेग परिवर्तन निकाल करके समय से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास बल निकल करके चला जाएगा। ये आपका हो गया तीसरा सवाल। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। एक गुब्बारा है
उसमें हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी गई है। आगे कहा जा रहा है कि हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर ज्ञात कीजिए। तो आप को दिया गया है पहले P1 इक्वल टू 1 वायुमंडलीय दाब, V1 इक्वल टू 500 मीटर क्यूब और टेम्परेचर T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर को आप केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 273 जोड़ लेंगे आप 273 प्लस 27 डिग्री केल्विन, ये डिग्री केल्विन, क्योंकि आप गैस से संबंधित कोई बाल्स ला, चार्ल्स ला, दाब का नियम, बाल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, ये गैस से संबंधित कुछ नियम है, उसको आरोपित करने के लिए, उसको लगाने के लिए टेम्परेचर को आप केल्विन में बदलेंगे। तो P1 आपके पास है, V1 आपके पास है, T1 आपके पास है, या इसी को आप लिख सकते हैं T1, अब केल्विन में हो गया तो कैपिटल T1 लिख देंगे 300 डिग्री केल्विन, ये हो गया आपके पास। अब आपके पास P2 इक्वल टू है 0.5 वायुमंडलीय दाब और V2 इक्वल टू आपसे पूछा गया है और T2 इक्वल टू हो जाएगा वही 273 में क्या जोड़ेंगे प्लस -3, ये क्या हो जाएगा डिग्री केल्विन, ये T2 इक्वल टू हो जाएगा 270 डिग्री केल्विन। अब आपके पास P1 V1 T1 P2 V2 T2 जैसे आंकड़े हैं, तो इसमें आप बायल का नियम लगाएंगे, P1 इंटू V1 बाई T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाई T2। इस बाल्स के नियम में आप V2 इक्वल टू एक तरफ कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए P1 इंटू V1 इंटू T2 बाई T1 और ये P2 इधर चला आएगा P2। तो यहाँ से आप V2 इक्वल टू रख सकते हैं P1 का मान 1, V1 का मान 500 और T2 का मान 270 अपान T1 का मान 300 और P2 का मान 0.5। यहाँ से आपका ये 0 इससे कटा और यहाँ ये 0 इससे कट गया और 3 9 जा 27 हो गया 9। अब यहाँ से बचा ये डेसिमल 5 यहाँ से 2 बार में कट जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 9 और ये बन के आएगा 900 मीटर क्यूब बराबर V2। ये हमारा V2 बन के आया। तो आप दिया गया जो आंकड़ा है उसको पहले लिखेंगे और बाल्स का नियम लगा देंगे तो यहाँ से हमारा आयतन V2 निकल के चला आएगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं r एवं 2r है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान निर्भर करेगा। आकर्षण बल का मान r पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। तो आपके पास है दो गोले, सवाल में है दो गोले जिनमें एक की त्रिज्या r है दूसरे की त्रिज्या 2r है, दोनों को संपर्क में करके रखा गया। ये r त्रिज्या का गोला और ये 2r त्रिज्या का गोला, ये हो गया 2r और ये हो गया r। ये दोनों गोले हैं एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और उस आकर्षण बल का मान r पर किस प्रकार से निर्भर करेगा उससे आपको पूछा गया। तो दोनों पिंड के बीच की दूरी या कह लें किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी उसके सेंटर से मापी जाती है। ये गोला हो गया उसका सेंटर ये है और ये गोला हो गया इसका सेंटर ये, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा r प्लस 2r इक्वल टू
3r। दोनों गोलों के बीच की दूरी 3r हो गई। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई दोनों के बीच की दूरी 3r का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी अपनी जगह इंटू m1 किसी गोले का द्रव्यमान उसके आयतन 4/3 पाई r का क्यूब पाई r क्यूब इंटू रो। ये पहले गोले का हो गया, गोले का आयतन गुणे उसका घनत्व इंटू फिर दूसरे गोले का 4/3 पाई 2r का क्यूब इंटू रो। दूसरे गोले का द्रव्यमान हो गया बटा 9r स्क्वायर। यहां से अगर देखें हम तो F इक्वल टू जी 4/3 पाई गुणे 4/3 पाई गुणे रो गुणे आर क्यूब इंटू या कह ले आर क्यूब इंटू ट्वाइस आर का क्यूब क्या हो गया 8r क्यूब। तो ये 8 भी इधर कर लीजिए आप तो क्या हो जाएगा बटा 9r स्क्वायर। यहां से r को छोड़ करके सब एक साथ कर लीजिए, g इंटू 4/3 पाई इंटू 4/3 पाई इंटू रो स्क्वायर इंटू 8 इंटू r पावर 6 बटा 9 इंटू r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां सब कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, r कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। केवल बचा क्या r स्क्वायर, r पे पावर 6 बटा r स्क्वायर। यहां से जाता है F इक्वल टू इन सब की जगह एक कांस्टेंट रख दीजिए k इंटू r पे पावर 4। तो क्या हो जाएगा F अनुक्रमण अनुपाती हो जाएगा r पावर 4 के। तो ये आपका आंसर बन के आएगा कि F जो है r पे पावर 4 के अनुक्रमण अनुपाती होगा। तो इस तरह से ये सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं, दो गोले हैं जो एक दूसरे के संपर्क में है, तो इन गोलों के बीच की दूरी आप निकाल लेंगे क्योंकि दो पिंडों के बीच की दूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आवश्यक होता है। तो r और 2r मिलकर 3r हो जाएगा दोनों गोलों के बीच की दूरी, और फार्मूला जो होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई 3r का स्क्वायर। यहां से m1 का मान आप रखेंगे, एक गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, गोले का आयतन गुणे घनत्व, फिर दूसरे गोले का आयतन गुणे घनत्व, तो दोनों का द्रव्यमान हो गया बटे 3r का स्क्वायर करेंगे 9r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर r को छोड़ करके सारे कांस्टेंट हैं, तो r को अलग कर लीजिए और सब कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट रख दीजिए। तो ये हो जाता है आपका F इक्वल टू k इंटू r पावर 4। और ये अगर इस तरह का कोई इक्वेशन होता है तो कांस्टेंट को हटा करके आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 4। तो दोनों के बीच लगने वाला बल r के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा हो गया सवाल। छठवां सवाल, किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। डेसिमल 2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4 इंटू 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल है कि एक कुंडली है, उससे किसी समय 8 इंटू 10⁻⁴ चुंबकीय फ्लक्स, वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है, और 0.2 सेकेंड बाद वो चुंबकीय फ्लक्स बदल जा रहा है 4 इंटू 10⁻⁴ में। तो आपके साथ पहला φ1 जो है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, तो पहला φ1 इक्वल हो जाता है 8 इंटू 10⁻⁴, और 2 सेकेंड बाद वो कितना हो जाता है φ2 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाता है, और समय t इक्वल टू हो जाता है 0.2। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू आपको मालूम होगा वो है
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय। तो पहले चुंबकीय फ्लक्स था 8 × 10⁻⁴, बाद में हो गया 4 × 10⁻⁴। ये परिवर्तन हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो घटा दिया तो परिवर्तन हो गया। अब बटे समय क्या हो गया? 0.2। तो यहां से आ जाता है 4 × 10⁻⁴/0.10⁻⁴/0.2, और ये हो जाता है 20 × 10⁻⁴, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻3। ये φ1 हमारा है 8 × 10⁻⁴, φ2 है 4 × 10⁻⁴, और t का मान है 0.2। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको आप लिखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E = चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात होती है तो पहले चुंबकीय फ्लक्स था 8 × 10⁻⁴, बाद में हो गया 4 × 10⁻⁴, बटा 0.2। क्यों? समय का है, समय का मान है 0.2। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो यह आएगा आपका 20 × 10⁻⁴, या कह लें 2 × 10⁻3। ये हमारा होगा वोल्ट, क्योंकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रा क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप φ1 निकाले, φ2 निकाले, समय है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय करके प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाले, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 × 10⁻3 है, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल का मान वोल्ट होता है। तो आपका आंसर होगा 2 × 10⁻3 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। एक प्रेक्षक है, समुद्र के किनारे खड़ा है और वो देख रहा है कि 1 मिनट में 54 तरंगे उसके पास से गुजर रही है। यदि तरंगों का तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी बिंदु पर 1 सेकंड में इस तरह से 10 तरंगे, ये 54 तरंगे गुजर रही है, 1 मिनट में 54 तरंगे गुजर रही हैं। किसी बिंदु पर यदि 1 मिनट में 54 तरंगे गुजर रही हैं तो 1 सेकंड में जितनी तरंगे गुजरेंगी वहीं उस तरंग की आवृत्ति हो जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 54 तरंगे गुजरती हैं, इसलिए 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 54/60। तो 1 सेकंड में जितनी तरंगे गुजरेंगी, 1 सेकंड में जितनी तरंगे गुजरेंगी उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अतः क्या हो जाएगी? आवृत्ति n = 54/60, ये आवृत्ति होगी। और आपको तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है लैम्डा = 10 मीटर, लैम्डा = 10 मीटर। तो वेग क्या हो जाएगा? v = n लैम्डा आप जानते हैं, तो v = n का मान हो गया 54/60 और लैम्डा का मान हो गया 10, ये कटा और ये बचा 9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा वेग बन गया है। तो इसमें आपको केवल यही जानना है कि यदि एक बिंदु पर 1 मिनट में 54 तरंगे जाती हैं तो 1 सेकंड में कितनी तरंगे जाएंगी उसको निकालेंगे और वहीं आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो n का मान आपके पास मिलेगा, आवृत्ति n होती है तो n का मान आपके पास मिलेगा, और v = n लैम्डा के हिसाब से, लैम्डा आपके सवाल में दिया हुआ है तो n × लैम्डा करके आप इस तरंग का वेग निकाल सकते हैं जो कि 9 मीटर/सेकंड है। तो ये हमारा रहा 7वां सवाल। आइए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य कर रहा है। 4 न्यूटन का एक समान बल
40 किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड पर 2 मीटर तक कार्य कर रहा है, तो पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो एक पिंड है, इस पर 4 न्यूटन का बल, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, कहाँ तक, और ये बल, इस बल के थ्रू वस्तु में विस्थापन 2 मीटर तक हो रहा है, यानी 2 मीटर तक इस पिंड पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कहा जा रहा है कि इस पिंड में गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि यदि इस पिंड पर हम बल लगा रहे हैं, 2 मीटर तक लगा रहे हैं, तो इस पिंड पर हम कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य जो हम कार्य कर रहे हैं इस पिंड में गति उत्पन्न कर रहा है। अगर हम इधर से 4 न्यूटन का बल लगाए तो ये पिंड आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा इसका मतलब इसमें वेग पैदा होगा, और वेग पैदा होने का मतलब कि इसमें गतिज ऊर्जा आएगी। वही गतिज ऊर्जा आपसे पूछा गया, तो गतिज ऊर्जा इसमें कहाँ से आई, हम कार्य किए तब आई। तो जितना हम कार्य करते हैं उतना इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, या उतना इसमें गतिज ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे किया गया कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा। तो कार्य कितना किया जा रहा है, किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, बल गुणित विस्थापन D इक्वल टू गतिज ऊर्जा। तो बल कितना है 4 न्यूटन और D क्या है 2 मीटर, तो क्या हो गया 8, गतिज ऊर्जा 8 आ गया। और गतिज ऊर्जा का मात्रक या किसी भी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो 8 जूल हो गया गतिज ऊर्जा। ये आपका आंसर रहा। यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए पिंड का द्रव्यमान 40 केजी दे दिया गया है, जिसका इस सवाल में कोई काम नहीं है। तो आप 40 केजी को देख करके घबराएंगे नहीं। 4 न्यूटन का बल 2 मीटर विस्थापन तक लग रहा है, तो किया गया कार्य निकाल लेंगे, और जितना कार्य करेंगे वही कार्य इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो हम कार्य निकालेंगे, वही कार्य गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो कार्य हमने निकाला 4/2, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन करके हमने कार्य निकाल लिया, और उसी कार्य को हम गतिज ऊर्जा के रूप में दिखा दिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 जूल गतिज ऊर्जा हो गई। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक कार्य विरामावस्था से नियत दर से अल्फा से, एक कार्य विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। एक कार्य है विरामावस्था से यानी u इक्वल टू 0 से अल्फा त्वरण के तहत कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। मान लेते हैं t1 समय के लिए त्वरित की जाती है, और त्वरण क्या है अल्फा, त्वरण बराबर अल्फा। अब यहां से ये बीटा मंदन से, मंदन बराबर क्या हो गया बीटा मंदन से कुछ समय के लिए क्या किया जाती है, मंदित की जाती है, और ये यहां पर आकर के v इक्वल टू यहां पर 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो अधिकतम वेग होगा, इसको जैसे कार्य विरामावस्था में अल्फा त्वरण से त्वरित की जाती है, तो यहां पर ये अधिकतम वेग होगा, क्योंकि इसके बाद इस पे मंदन लग रहा है, तो वेग क्या होगा इसके बाद कम होता जाएगा। तो यहीं पर जो वेग होगा वो अधिकतम वेग होगा, इसी वेग को आपको निकालना है। तो कहा जा रहा है कि एक कार्य विरामावस्था से नियत दर से अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। एक कार्य विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। इसके बाद कार्य नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार्य विरामावस्था में आ जाती है। तो कार्य द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग क्या होगा, कार्य विरामावस्था से कुछ समय मान लेते हैं t1 के लिए अल्फा त्वरण से त्वरित की जाती है। यहाँ पर वेग अधिकतम हो जाता है, इसके बाद इस पर मंदन लगना शुरू हो जाता है, और कुछ समय तक वो क्या की जाती है, मंदित की जाती है, और यहाँ पर वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यदि कुल समय लगा t हो, कुल समय यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो t है, t समय लगा है, तो
कार द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग क्या होगा। तो ये पूरा समय t है और यहां तक का समय t1 है, तो यहां तक का समय क्या हो जाएगा, कैपिटल T माइनस T1। पूरा समय कैपिटल T है, यहां तक का समय T1 है, तो यहां तक का समय क्या हो जाएगा, कैपिटल T माइनस T1। तो पहले हम यहां पर अगर वेग v1 माने हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण गति के प्रथम समीकरण से v1 बराबर u0 प्लस अल्फा इंटू टी। v1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। v की जगह हमारा v1 है, u की जगह हमारा 0 है, त्वरण अल्फा है और समय हमने t1 मान लिया है। तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू अल्फा इंटू t1। क्या हो जाएगा यहाँ से, v1 इक्वल टू अल्फा इंटू t1। अब यहाँ पर वेग v1 है और यहाँ पर वेग क्या है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रारंभिक वेग u इक्वल टू v1 हो जाएगा और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक के लिए पहला इक्वेशन फिर लगा लेते हैं। ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। पहला इक्वेशन गति का लगाते हैं तो अंतिम वेग है 0, प्रारंभिक वेग है v1 और मंदन है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बीटा इंटू टी माइनस टी। ये समय t माइनस टी1 है। यहां से आपके पास हो जाता है 0 इक्वल टू v1 माइनस बीटा t माइनस t1 और v1 का मान हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। v1 का मान v1 हमको निकालना है तो v1 का मान यहां से नहीं लेंगे बल्कि यहां से t1 का मान लेंगे। तो क्या हो जाता है, 0 बराबर v1 माइनस बीटा कैपिटल T माइनस इक्वेशन 1 से यहां पर अगर देखें तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 बाई अल्फा। यहां से t1 इक्वल टू v1 बाई अल्फा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, v1 बाई अल्फा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं 0 इक्वल टू v1 माइनस बीटा इंटू कैपिटल T, बीटा इंटू कैपिटल T माइनस बीटा इंटू v1 बाई अल्फा। ये माइनस माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। अब यहां से आपके पास हो जाएगा, ये इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, बीटा T इक्वल टू v1 प्लस बीटा v1 बाई अल्फा। यहां से v1 कॉमन ले सकते हैं आप तो क्या हो जाएगा, बीटा t इक्वल टू v1 का मान क्या हो गया, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। और ये बीटा t इक्वल टू v1 अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा। v1 आपको निकालना है तो v1 इक्वल टू हो जाता है ये बीटा इंटू अल्फा बटा इंटू टी बटा अल्फा प्लस बीटा, या कह लें v1 इक्वल टू अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये हमारा आंसर बन के आता है। तो ये पिछले पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए। आगे के क्वेश्चन हम फिर इसी तरह से अगले वीडियो क्लिप में देंगे। उम्मीद करते हैं कि इन सब क्वेश्चनों से आपके अनुभव में वृद्धि होगी या फिर आपको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होगी, जिसके सहारे यदि आपका टारगेट पॉलिटेक्निक एग्जाम है तो उसके लिए आप पहले से प्री मैच्योर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब क्वेश्चनों से निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। आगे के 15 क्वेश्चन जो होंगे वो अगले वीडियो क्लिप में होंगे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।